वेलकम टू ओनली आईएएस। स्वागत है आप सभी लोगों का प्रीलिम्स बूस्टर न्यूज़ डिस्कशन में। आज है 14 सितंबर 2020। तो आइए देख लेते हैं ऐसे कौन से इंपॉर्टेंट न्यूज़ एंड आर्टिकल्स हैं जो आज हमें कवर करने हैं। जो हमारा पहला आर्टिकल है वो क्लाइमेट स्मार्ट सिटीज़ असेसमेंट फ्रेमवर्क के बारे में है। जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, ये स्मार्ट सिटीज़ को क्लाइमेटिक पॉइंट ऑफ व्यू से एसेस करेगा कि मतलब वो कितने स्मार्ट हैं क्लाइमेट को लेकर, और ये एक प्रकार का असेसमेंट फ्रेमवर्क है। मतलब हम उसे कैसे पहचानेंगे, कैसे जानेंगे कि वो स्मार्ट सिटीज़ कितनी स्मार्ट हैं क्लाइमेट को लेकर, उसे एसेस करने का ये एक प्रकार का फ्रेमवर्क है जिसे हम क्लाइमेट स्मार्ट सिटीज़ असेसमेंट फ्रेमवर्क कह रहे हैं। देखिए, हाल ही में यूनियन मिनिस्टर फॉर हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स ने क्लाइमेट स्मार्ट सिटीज़ असेसमेंट फ्रेमवर्क 2.0 या 2.0 लॉन्च किया। मतलब ये इसका दूसरा पार्ट है या दूसरा वर्जन है। ये एक प्रकार का असेसमेंट फ्रेमवर्क है, ये हमने पहले ही डिस्कस कर लिया, जिसे 2019 में लॉन्च किया गया था। तो वो 1.0 रहा होगा। मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स के द्वारा कुछ क्लाइमेट रिलेवेंट पैरामीटर्स पे एसेस किया जाता है सिटीज़ को। ऑब्जेक्टिव तो यही है कि हम क्लियर रोड मैप तैयार कर सकें इंडियन सिटीज़ के लिए कि वो क्लाइमेट चेंज से कितना अच्छी तरीके से कॉम्बैट कर पा रहे हैं, उनकी प्लानिंग कैसी है और उसको लेकर वो कैसे एक्शंस ले रहे हैं। 28 इंडिकेटर्स हैं 5 कैटेगरीज में, जिनके बेसिस पर हम इस बात का अंदाज़ा लगाएंगे कि सिटीज़ कितनी स्मार्ट हैं क्लाइमेट चेंज को लेकर। पहला है एनर्जी एंड ग्रीन बिल्डिंग, दूसरा अर्बन प्लानिंग, बायोडाइवर्सिटी एंड ग्रीन कवर, मोबिलिटी एंड एयर, वाटर पावर, वाटर रिसोर्स मैनेजमेंट और वेस्ट मैनेजमेंट। इन पैरामीटर्स का इस्तेमाल किया जाएगा। क्लाइमेट सेंटर फॉर सिटीज़, जो कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ अर्बन अफेयर्स के तहत काम करती है, ये सपोर्ट कर रहे हैं मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स को CSCAF को इम्प्लीमेंट करने के लिए। जो हमारा अगला आर्टिकल है वो राजीव महर्षि पैनल के बारे में है। यूनियन गवर्नमेंट ने हाल ही में एक एक्सपर्ट कमेटी का गठन किया है। इनको ये काम दिया गया है कि आप ये देखिए कि क्या इकोनॉमिक इम्पैक्ट पड़ रहा है जब हमने कोविड-19 को लेकर इंटरेस्ट को वेव कर दिया। जैसे कहा गया कई सारे बैंक्स को कि वो ब्याज ना लें, बिकॉज कोविड-19 की वजह से लोग इकोनॉमिक डिस्ट्रेस में हैं, लोगों की इनकम का सोर्स खत्म हो गया है, तो लोग अभी जो अपना ब्याज है वो नहीं चुका पाएंगे, तो आप उनसे ब्याज मत लीजिए। तो ये जो सरकार ने कदम उठाया कोविड-19 को लेकर, इसका हमारी इकॉनमी पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इसी चीज़ को एसेस करने के लिए राजीव महर्षि पैनल का गठन किया गया। ये एक्सपर्ट पैनल है जिसके चेयरपर्सन होंगे राजीव महर्षि। ये फॉर्मर कैग हैं, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल। ये अपनी रिपोर्ट 1 हफ्ते में सबमिट करेंगे। इन्हें काफ़ी कम समय दिया गया है इस असेसमेंट के लिए। मैंडेट ये है कि नेशनल इकॉनमी और फाइनेंशियल स्टेबिलिटी पर क्या फ़र्क पड़ा है इस मोराटोरियम का, मतलब कि ऋण का जो इंटरेस्ट है वो उसे अभी नहीं देना है। ये सजेशंस ये भी देंगे कि हम किस प्रकार से ये जो फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स सोसाइटी के अलग अलग सेक्टर्स को फेस करने पड़ रहे हैं कोविड-19 की वजह से, उन्हें कैसे एड्रेस किया जाए, कैसे इन प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व किया जाए। जो अगला आर्टिकल है वो स्टेट्स स्टार्टअप रैंकिंग 2019 के बारे में है। नाम से स्पष्ट है कि स्टार्टअप को लेकर किस स्टेट ने कितना बढ़िया काम किया है उन्हें रैंक किया जाएगा ना इस रैंकिंग में। सेकंड एडिशन जो इस रैंकिंग का है उसे अभी हाल ही में उसके रिजल्ट्स आए हैं, स्टेट स्टार्टअप रैंकिंग 2019 के, और इसे रिलीज़ किया गया है मिनिस्टर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के द्वारा। इस एक्सरसाइज को कंडक्ट किया जाता है डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन एंड इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड के द्वारा, यानी कि DPIIT के द्वारा। ऑब्जेक्टिव ये है कि हम कॉम्पिटिटिवनेस को फोस्टर कर सकें, स्टेट्स को हम प्रोपेल कर सकें, उनको थोड़ा सा एनर्जाइज कर सकें, यूनियन टेरिटरीज को भी, कि वो जो स्टार्टअप्स आ रहे हैं नए नए, उनके लिए बढ़िया से काम करें, उनको अपलिफ्ट करें, उनको एक अच्छा सा इकोसिस्टम दें, अच्छा सा माहौल दें कि वो खुद को फ्लरिश कर सकें। पैरामीटर्स क्या है, देखिए स्टेट्स को किस बेसिस पर रैंक किया जाएगा, किसने स्टार्टअप के लिए कितना बढ़िया काम किया है। 7 ब्रॉड रिफॉर्म एरियाज़ हैं जिसमें 30 एक्शन पॉइंट्स हैं। अब ये 30 एक्शन पॉइंट तो आप नहीं देख पाएंगे, लेकिन जो रिफॉर्म एरियाज़ हैं उनको देख सकते हैं। लाइक इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट उन्हें किस प्रकार का मिल रहा है, जो कई तरीके के कंप्लायंस स्टार्टअप को लेने पड़ते हैं उसमें उन्हें कितनी आसानी हो रही है, पब्लिक प्रोक्योरमेंट जो नॉर्म्स हैं उनमें उन्हें कितना रिलैक्सेशन मिल रहा है, इंक्यूबेशन सेंटर्स जो उनकी मदद करते हैं स्टार्टअप्स की कि वो बढ़िया से काम कर सके, सीड फंडिंग, उन्हें फंडिंग मिल पा रही है कि नहीं अपना काम स्टार्ट करने के लिए, वेंचर फंडिंग और अवेयरनेस, इन सभी पैरामीटर्स पे जज किया जाएगा किसी भी स्टेट को। टोटल 22 स्टेट्स और 3 यूनियन टेरिटरीज ने इसमें पार्टिसिपेट किया, जिसमें नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया के 4 स्टेट्स पार्टिसिपेंट रहे। यहाँ पर देखिए कई सारे पैरामीटर्स में स्टेट्स के नाम बताए गए हैं। टॉप परफॉर्मर रहे कर्नाटका और केरला। बेस्ट परफॉर्मेंस की कैटेगरी में डाला गया जिन्होंने अपनी कैपेबिलिटी में अच्छा परफॉर्म किया, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड और गुजरात को। लीडर्स बिहार, चंडीगढ़, महाराष्ट्र, उड़ीसा, राजस्थान रहे। ये नाम आपको याद, मतलब ये जो स्टेट्स हैं ये आपको याद नहीं रहेंगे। इसके बाद एस्पायरिंग लीडर्स और इमर्जिंग स्टार्टअप इकोसिस्टम्स के जो स्टेट्स हैं उनके भी नाम दिए गए हैं।
जो अगला आर्टिकल है वो क्राक कनाल के बारे में है। थाईलैंड ने अभी ये अनाउंस किया है कि वो जो चाइनीज लेड क्राक कनाल प्रोजेक्ट है उसे स्क्रैप कर रहे हैं। ये चाइना के लिए एक बहुत बड़ा ब्लो हो सकता है, बिकॉज वो काफ़ी एक्सपेक्ट कर रहे थे इस क्राक कनाल को लेकर कि ये उनकी स्ट्रेटजिक नीड को फुलफिल करेगा और उनकी इकोनॉमिक कॉस्ट को भी कट करेगा। लेकिन अगर थाईलैंड इसे स्क्रैप कर देता है तो चाइना को डेफिनेटली इससे नुकसान होने वाला है और ये इनके लिए डिसअपॉइंटमेंट का पॉइंट होगा। एक्चुअली में है क्या, देखिए क्राक कनाल, इसे पॉपुलरली थाई कनाल के नाम से भी जाना जाता है। ये कनाल बनी नहीं है अभी, इसे क्रास्थमस कनाल भी बोलते हैं। ये एक प्रपोज्ड कनाल है, मतलब इसे बनाया जाएगा ऐसा प्रस्ताव काफ़ी लंबे समय से चल रहा है। इसका उद्देश्य ये था कि जो गल्फ ऑफ थाईलैंड है उसे अंडमान सी से कनेक्ट किया जाएगा। देखिए ये गल्फ ऑफ थाईलैंड है, ये थाईलैंड कंट्री है विद द कैपिटल बैंकॉक, और यहाँ पर ये जो लोकेशन आपको दिख रही है ये अंडमान सी, इन दोनों लोकेशंस को यहाँ से जोड़ना है। आप और अच्छे से यहाँ इस मैप में देख सकते हैं। देखिए ये क्रास्थमस को कट करके इस कनाल को बनाया जाएगा। स्थमस कोई भी ऐसा लैंड मास होता है जो दो वाटर बॉडीज को अलग करती है। लाइक यहाँ पर गल्फ ऑफ सियाम या गल्फ ऑफ थाईलैंड है और ये है अंडमान सी, तो इन दोनों को ये जो स्थमस है ये अलग कर रहा है। तो इसीलिए यहाँ पर क्रॉस करके कट करके एक प्रपोज्ड कनाल का मैकेनिज्म डेवलप किया था चाइना ने। अब चाइना इस बात को लेकर काफ़ी ईगर था। देखिए यहाँ पर म्यांमार खत्म होता है, जहाँ पर म्यांमार खत्म होता है बिल्कुल वहीं से काफ़ी नैरो स्ट्रिप है, इसे ही कट करके ये कनाल बनाया जाना है जो प्रपोज्ड है। तो थाईलैंड में ये बनेगा तो थाईलैंड के ऊपर तो वन हैंड रहेगा कि वो इसे बनवाना चाहते हैं कि नहीं बनवाना चाहते हैं। चाइना इसमें बहुत ईगर है। उनके ईगर होने का रीज़न ये है बिकॉज अभी जो रूट है चाइना के लिए वो यहाँ पर मलक्का स्ट्रेट से होकर जाता है। मलक्का स्ट्रेट को लेकर चाइना हमेशा सशंकित रहता है। एक तो ये रूट थोड़ा सा लंबा है उनके लिए, और दूसरा ये अंडमान सी से होकर गुजरेगा और काफ़ी नैरो स्ट्रिप से गुजरता है। मतलब यहाँ पर मलेशिया है और यहाँ पर इंडोनेशिया का सुमात्रन आइलैंड है, ठीक है। अब अगर इस रास्ते को ब्लॉक किया जाता है तो जो चाइना का शिपमेंट रूट है वो ब्लॉक हो जाएगा, तो इससे उन्हें नुकसान होगा। लेकिन अगर यहाँ पर क्रास्थमस को काट कर क्राक कनाल बना दी जाती है तो ये उन्हें एक अल्टरनेटिव ट्रांजिट रूट दे देगा, जिससे ना केवल उनकी जो डिस्टेंस है वो कम हो जाएगी, बल्कि जो उनको एक स्ट्रेटजिक हमेशा डर लगा रहता है, स्ट्रेटजिक फियर बना रहता है, वो भी उनका कम हो जाएगा, ठीक है। तो ये देखिए स्ट्रेट ऑफ मलक्का की अगर हम बात करें तो ये मलेशिया और इंडोनेशिया के बीच से होकर गुजरता है। ये 550 मील या 890 किलोमीटर का स्ट्रेच ऑफ वाटर है जो कि मलाया पेनिनसुलर मलेशिया और इंडोनेशिया का जो आइलैंड है सुमात्रा उसके बीच में पड़ता है। ये एक मेन शिपमेंट कनाल है जो कि इंडियन ओशियन और पैसिफिक ओशियन को जोड़ता है, और काफ़ी सारे जो शिप्स हैं वो यहाँ पर इसी रूट से होकर चाइना और जापान जैसे देशों में जाते हैं, ठीक है। जो अगला आर्टिकल है वो ग्लोबल इकोनॉमिक फ्रीडम इंडेक्स 2020 के बारे में है। ग्लोबल इकोनॉमिक फ्रीडम इंडेक्स 2020 को हाल ही में रिलीज़ किया गया इकोनॉमिक फ्रीडम ऑफ वर्ल्ड 2020 रिपोर्ट के तहत। इसे रिलीज़ किसने किया? इसे रिलीज़ किया गया फ्रेजर इंस्टीट्यूट के द्वारा, जो कि कनाडा बेस्ड इंस्टीट्यूट है। अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया में इस रिपोर्ट को पब्लिश किया जाता है दिल्ली बेस्ड सेंटर फॉर सिविल सोसाइटी के द्वारा। इस रिपोर्ट के बारे में या इस इंडेक्स के बारे में कुछ बात करते हैं। देखिए रिपोर्ट है, उसी के तहत ये इंडेक्स जारी किया गया है। ये जो रिपोर्ट है ये मेजर करती है इकोनॉमिक फ्रीडम को। इकोनॉमिक फ्रीडम का मतलब ये है कि आप अपनी इकोनॉमिक डिसीजंस को कितनी फ्रीडम के साथ अवेल कर पा रहे हैं, क्या आपको इकोनॉमिक चॉइसेस मिलती हैं, गवर्नमेंट की क्या पॉलिसी है। ऐसा तो नहीं कि गवर्नमेंट आपको चॉइसेस ही नहीं देती इकोनॉमिक डिसीजंस लेने को लेकर। तो इस चीज़ को ये एसेस करने की कोशिश करते हैं कि एक इंडिविजुअल अपने इकोनॉमिक डिसीजंस को किसी भी कंट्री में कितने बेहतर तरीके से ले पा रहा है, उस देश की जो पॉलिसीज़ हैं, जो इंस्टीट्यूशंस हैं, वो कैसे वर्क करते हैं इसके लिए। देखिए ये कंट्रीज़ को कई सारे इंडिकेटर्स के बेसिस पे जज करते हैं। लाइक वहाँ रेगुलेशंस कैसे हैं, इंटरनेशनल लेवल पे ट्रेड करने की कितनी आज़ादी है, सरकार का साइज क्या है, प्रॉपर्टी राइट्स कैसे हैं, सरकार कितना खर्च करती है जो इकोनॉमिक डिसीजंस हैं उन्हें लेने को लेकर इंसेंटिवाइज करने के लिए, और सरकार का जो टैक्सेशन मैकेनिज्म है वो कैसा है। देखिए जो रिपोर्ट है वो 2018 का डेटा इस्तेमाल कर रही है 2020 के इंडेक्स के लिए एज ए लेटेस्ट ईयर। जो स्टैटिस्टिक्स हैं उनको कंपेयर करने के लिए 162 कंट्रीज़ को इसमें जज किया गया, या टेरिटरीज़ को। इस इंडेक्स को टॉप किया गया है हांगकांग के द्वारा, जिसके बाद नंबर आता है सिंगापुर का। इंडिया को 105 रैंक मिली है, पहले इंडिया की रैंक 79 थी। मतलब यहाँ पर जो इकोनॉमिक फ्रीडम है वो कंपैरेटिवली कम हुई है इस इंडेक्स के मुताबिक, ठीक है। जो अगला आर्टिकल है वो नेट प्रेजेंट वैल्यू के बारे में है, एनपीवी। यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ माइंस ने अभी रिक्वेस्ट किया है एनवायरमेंट मिनिस्ट्री से कि आप हमें एनपीवी से छूट दे दीजिए नेट प्रेजेंट वैल्यू से। है क्या ये नेट प्रेजेंट वैल्यू? नेट प्रेजेंट वैल्यू एक मैंडेटरी वन टाइम पेमेंट होता है। ये पेमेंट क्यों करनी पड़ती है? मान लीजिए कोई फॉरेस्ट एरिया है, जंगल का एरिया है, और इस एरिया पर कोई इंडस्ट्री बनाई जानी है या किसी भी कारण से इस जंगल को काटना है, तो ये जो जंगल होते हैं, फॉरेस्ट लैंड होता है, वो हमें कई तरीके की सर्विसेज प्रोवाइड करवाता है। जैसे
वो ना केवल हमें फ्रेश एयर देते हैं बल्कि वो वाटर प्योरीफाई करते हैं। कई तरीके की और बायोडाइवर्सिटी रिलेटेड सर्विसेज हैं जो ये फॉरेस्ट हमें प्रोवाइड करवाते हैं। तो जो सर्विसेज वो हमें प्रोवाइड करवाते हैं उसकी एक वैल्यू होती है, उसी वैल्यू को एसेस कर लिया जाता है कि अगर आप ये जंगल काट देंगे तो इतने वैल्यू की जो सर्विस है वो हमें नहीं मिलेगी, तो वो पैसा आपको पे करना पड़ेगा और वो पैसा जो मिलेगा उसी से हम वापस से जंगल लगाएंगे। क्योंकि देखिए, डेवलपमेंटल पर्पस से जंगलों को काटना समटाइम्स बहुत ज़रूरी हो जाता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम उन्हें खो दें, बल्कि हम उसे वापस से डेवलप करें। उसमें थोड़ा समय लग सकता है लेकिन हम उसे वापस से डेवलप कर लेंगे, ठीक है। थोड़ा बहुत अब तो हम कंपनसेट कर ही पाएंगे। तो यहाँ पे अगर कोई जो यूज़र है वो फॉरेस्ट लैंड को डाइवर्ट कर रहा है नॉन फॉरेस्ट यूज़ के लिए, तो उसे फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980 के तहत एक मैंडेटरी वन टाइम पेमेंट करनी पड़ती है, जिसे नेट प्रेजेंट वैल्यू कहा जाता है। इसे इस बेसिस पे जज किया जाता है कि वो फॉरेस्ट लैंड हमें कितनी इकोलॉजिकल सर्विसेज प्रोवाइड करवा रहा है। अब ये वैल्यू कितनी होगी ये डिपेंड करता है कि वो फॉरेस्ट किस लोकेशन पे है और उस फॉरेस्ट का नेचर क्या है, वो कितना डेंस है, वो कितनी सर्विसेज देता है और किस प्रकार का इंडस्ट्रियल एंटरप्राइज डेवलप किया जाने वाला है। मतलब कोई केमिकल इंडस्ट्री लग रही है, वो तो पूरा ही जंगल या पूरी लोकेशन को बर्बाद कर देगी, या कोई स्कूल बनाना है ना, स्कूल बनाना है तो फिर उसके लिए हम छूट दे सकते हैं, या फिर कोई हथकरघा उद्योग लगाना है जिसमें कम नुकसान होगा। तो इसी बेसिस पे हम डिसाइड करते हैं कि हमें कितनी वैल्यू वसूलनी है पार्टिकुलर फॉरेस्ट को अगर हम डाइवर्ट कर रहे हैं। तो ये पेमेंट जो मिलती है नेट प्रेजेंट वैल्यू, उसे हम कंपनसेटरी अफॉरेस्टेशन फंड में जमा करवा देते हैं, जिसका इस्तेमाल अफॉरेस्टेशन और रिफॉरेस्टेशन के लिए किया जाता है। जो CAF है, इसे मैनेज करने के लिए एक अथॉरिटी है जिसका नाम कंपा है, कंपनसेटरी अफॉरेस्टेशन मैनेजमेंट एंड प्लानिंग अथॉरिटी। एक फॉरेस्ट एडवाइजरी कमेटी होती है, एक प्रकार की स्टैच्यूटरी बॉडी है, जिसे गठित किया जाता है मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के द्वारा। ये डिसाइड करते हैं कि इस लैंड को, जो फॉरेस्ट लैंड है, इसे डाइवर्ट किया जा सकता है कि नहीं किया जा सकता है, और अगर किया जा सकता है तो इसकी नेट प्रेजेंट वैल्यू क्या होगी, हमें इस इंडस्ट्री से कितने पैसे वसूलने हैं। ये सारे डिसीजंस इस फॉरेस्ट एडवाइजरी कमेटी के द्वारा लिए जाते हैं। देखिए, कुछ ऐसे डेवलपमेंट्स हैं जिसके लिए नेट प्रेजेंट वैल्यू नहीं ली जाती, लाइक स्कूल बनाना है, हॉस्पिटल बनाना है, गांव के लिए तालाब बनाना है, या फिर ऑप्टिकल फाइबर हमें बिछाना है। तो अगर कुछ फॉरेस्ट लैंड डाइवर्ट हो रहा है तो पैसा नहीं वसूलेंगे, बिकॉज ये कुछ बेसिक डेवलपमेंटल प्रैक्टिसेस हैं जो ज़रूरी हैं। अगर कुछ डिफरेंट प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं लाइक अंडरग्राउंड माइनिंग या फिर विंड एनर्जी प्लांट्स, इसके लिए 50% की छूट है, बाकी सब में तो पूरा पैसा पे करना पड़ता है, जो कि महंगा भी पड़ता है। जो अगला आर्टिकल है वो टाइफून हाइसेन के बारे में है। हाल ही में जापान को इस टाइफून ने हिट किया और जापानीज अथॉरिटीज़ ने 8 मिलियन रेसिडेंट्स को बोला कि वो उस ज़मीन को छोड़ दें जहाँ पर ये हिट करने वाला है। ये जो टाइफून है इसे कैटेगरी 4 में रखा गया, मतलब ये काफ़ी लीथल था। इसका मतलब ये है कैटेगरी 4 में जाने का मतलब कि जो वेल मेड घर हैं उनके एक्सटीरियर वॉल्स या छत डैमेज होंगे। विंड स्पीड 216 किलोमीटर पर आवर की रही। हाइसेन, ये जो नाम है वो चाइना ने रिकमेंड किया था, जिसका मतलब होता है सी गॉड, यानी कि समंदर का देवता। जो अगला आर्टिकल है वो विश्वनाथ सत्यनारायण के बारे में है। इनकी 125th बर्थ एनिवर्सरी अभी हमने सेलिब्रेट की। यहाँ पर देखिए, ये 20th सेंचुरी के तेलुगु राइटर रहे हैं और इन्होंने रामायणा को जो ट्रू तेलुगुनेस है वो प्रोवाइड करवाई। ये अपने पोएट्री, नॉवेल, ड्रामेटिक प्ले, शॉर्ट स्टोरीज और स्पीचेस के लिए जाने जाते हैं। अगर हम इनके सिग्निफिकेंस की बात करें तो उन्होंने इस बात पर काफ़ी जोर दिया कि जो एजुकेशन है, लर्निंग है, वो मदर टंग में होनी चाहिए, कल्चर को प्रिजर्व करना चाहिए और नेचर को प्रोटेक्ट करना चाहिए। 1970 में इन्हें बहुत ही प्रेस्टिजियस ज्ञानपीठ अवार्ड दिया गया इनके बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्क के लिए, दैट वॉज रामायण कल्पवृक्षम। ये पहले तेलुगु राइटर थे जिन्हें ये अवार्ड मिला। इनकी एक नॉवेल रही है वेई पडगलू, जिसे हिंदी में ट्रांसलेट किया गया था हमारे फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर के द्वारा, जिनका नाम PV नरसिम्हा राव है, आप इनसे अवगत हैं। और जब उन्होंने इसे ट्रांसलेट किया था तो इसे नाम दिया गया था सहस्रफान। ठीक है, अब देखिए कुछ यहाँ पर स्टेटमेंट्स हैं, आप इसे पढ़ लीजिए, फॉल्स हैं या फिर ट्रू हैं, हम ये देख लेते हैं। यहाँ पर जो पहला स्टेटमेंट है वो इनकरेक्ट है, बिकॉज इसे यूनियन मिनिस्ट्री फॉर हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स ने लॉन्च किया था, ना कि मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज ने। जो दूसरा स्टेटमेंट है वो तो करेक्ट है। जो तीसरा स्टेटमेंट है वो गलत है, बिकॉज यहाँ पर ये जो क्रा कनाल है वो अंडमान सी को गल्फ ऑफ थाईलैंड से जोड़ेगी, जो कि थाईलैंड में ही बनाए जाने के लिए प्रपोज है, बट अभी तो ये स्क्रैप हो चुका है प्लान, तो ये गलत है। जो चौथा है ये भी गलत है, बिकॉज ये जो नेट प्रेजेंट वैल्यू है इसे फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980 के तहत दिया जाता है, ना कि एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 1986 के तहत। बाकी जो पांचवा स्टेटमेंट है ये तो करेक्ट है। तो इस सेशन में बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच।